ओके तो वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं द गोल्डन स्पून के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप उनको जाके देख सकते हो। ये सुनकर अगर कोई इस वीडियो को छोड़ के जा रहा है तो मेरे कहने पर सिर्फ आप उसका पहला एपिसोड जाके देख लो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मजा आएगा, क्योंकि ये इस साल रिलीज होने वाला सबसे इंटरेस्टिंग ड्रामा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तायोंग के पास किसी का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। इसलिए तायोंग पूरी क्लास को देखने लगता है कि कौन सेलफोन यूज कर रहा है। तभी क्लास में लीसेंग की एंट्री होती है, जिसके हाथ में सेलफोन होता है और वो तायोंग को अजीब तरह से देख रहा होता है। ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं। तायोंग को लगता है कि कहीं लीसेंग ही तो नहीं है जो मुझे मैसेज कर रहा है। अब एपिसोड 4 स्टार्ट होता है। तायोंग उसी नंबर पर कॉल कर देता है जिससे उसको मैसेज आया था। तभी क्लास में किसी के फोन की रिंग बजने लगती है, जो कि जूही का फोन है। जो देखकर तायोंग शॉक हो जाता है और सोचता है कि कहीं जूही ने तो मुझे मैसेज नहीं किया है, लेकिन जूही कैसे हो सकती है। अगले सीन में हम तायोंग को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं। उसका दोस्त बताता है कि मैंने ही वो एनवेलप तुम्हारी बुक में रखा था, क्योंकि मुझे लगा था कि उसमें कुछ पैसे होंगे। तायोंग कहता है कि उसमें एक लेटर था, जिस पर वो कहता है कि मैंने कोई भी लेटर नहीं देखा है। फिर वो क्लास में जाकर सोचता है कि कहीं जूही ने भी गोल्डन स्पून के थ्रू अपनी लाइफ को एक्सचेंज नहीं किया है, शायद इसीलिए वो गरीब लोगों के लिए हमदर्दी रखती है। सभी के क्लास के बाहर जाने के बाद तायोंग जूही के बैग से फोन निकालकर उसको चेक करने लगता है। तभी क्लास में जूही आ जाती है और वो कहती है कि तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रहे हो। तायोंग कहता है कि कोई मैसेज करके मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। जब मैंने उस नंबर पर फोन किया था तो तुम्हारे फोन की रिंग बजी, इसलिए मुझे लगा कि वो मैसेज तुमने ही किया होगा। दूसरी तरफ लीसेंग साइंस लैब में जूही का वेट कर रहा है और वो देखता है कि तायोंग भी मिसिंग है और शायद जूही उसके साथ ही होगी। ये सोचकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं क्लास में जूही तायोंग को अपना फोन दिखाकर कहती है कि वो फोन मेरे डैड का था, इसलिए अब तायोंग को भी उस पर यकीन हो जाता है। अगले सीन में तायोंग उसी मैसेज को देख रहा है। तभी लीसेंग उसके पास आता है और वो भी उसी मैसेज को देखता है और कहता है कि ये मैसेज तुमको किसने सेंड किया है और मुझ पे शक मत करना, मैंने तुम्हें ये मैसेज नहीं किया है। तभी वहाँ जूही आकर लीसेंग को आवाज देती है, जो सुनकर रियल वाला लीसेंग यानी तायोंग खड़ा हो जाता है। लेकिन लीसेंग उसे बैठा देता है और कहता है कि उसने मुझे बुलाया है और तुम मेरी जूही से दूर रहो। जो सुनकर तायोंग सोचता है कि इसने जूही को मेरी जूही कैसे कहा। जूही तायोंग को भी अपने साथ ज्वाइन करने को बोलती है, लेकिन लीसेंग मना कर देता है कि वो हमारे साथ नहीं चल सकता। फिर वो जूही को अपने साथ लेकर चला जाता है, जो देखकर तायोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगले सीन में तायोंग अपने घर पर बैठकर लंच कर रहा होता है। तभी उसके पास उसकी स्टेप मॉम आती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम बिजनेस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, अभी तुम्हें अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए, ये सब कुछ तो होता रहेगा। जिस पर तायोंग कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और जाने लगता है। जाते जाते वो अपने सर्वेंट से कॉफी लाने को कहता है, जो सुनकर स्टेप मॉम हैरान हो जाती है कि पहले तो ये कॉफी पीता ही नहीं था, तो अब कैसे पीने लगा। इसके बाद तायोंग को जूही की कॉल आती है, जो उसको पुलिस स्टेशन बुला रही है। अगले सीन में हम जूही और तायोंग को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां पर उस आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है जिसने जूही पर हमला किया था। जो देखकर तायोंग कहता है कि तुमने तो कहा था कि मुझे इस बारे में पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी है। जूही कहती है कि मैंने पुलिस को नहीं बताया है, यह आदमी अपने पुराने किराए के घर में एंटर हो रहा था, उसी मकान के ओनर ने इसको पकड़वा दिया। वो और कोई नहीं यूजिन है। जो सुनकर तायोंग शॉक हो जाता है। अगले सीन में तायोंग यूजिन को मिलने के लिए बुलाता है और उसको देखकर सोचता है कि जूही ने बताया था कि नाड़ा बचपन में बीमार नहीं रहती थी। जब उसकी मौत किसी बीमारी की वजह से हुई तो मुझे खुद उस पर विश्वास नहीं हुआ, उल्टा यूजिन हमेशा बीमार रहती थी। जो सब याद करके तायोंग सोचता है कि कहीं यूजिन नाड़ा तो नहीं है। फिर वो यूजिन के पास जाकर पूछता है कि मुझे पता चला है कि बचपन में जूही की वजह से किसी लड़की की जान गई थी, क्या नाम था उसका, जिस पर यूजिन कहती है कि योंग नाड़ा। तायोंग बोलता है कि हाँ, मैं उसी लड़की के बारे में और जानना चाहता हूँ। यूजिन बताती है कि नाड़ा मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, उसकी मॉम नहीं थी और उसके डैड उसको बहुत पीटते थे। तायोंग कहता है कि मैंने सुना है कि तुम नाड़ा और जूही काफी क्लोज फ्रेंड थे और नाड़ा तुम्हारे घर पर रेंट पर रहती थी। जिस पर यूजिन कहती है कि ये बात तुम्हें जूही ने बताई है। जूही ने तो हद ही कर दी है, क्योंकि नाड़ा कभी भी ये नहीं चाहती थी कि ये बात किसी को भी पता चले, क्योंकि रेंट वाली बात से नाड़ा को क्लास में हमेशा एम्बेरसमेंट होती थी। तायोंग कहता है कि फिर तुमने नाड़ा के डैड को पुलिस से क्यों पकड़वाया, तुम तो जानती हो वो अपनी बेटी को कितना याद करते हैं। जिस पर यूजिन कहती है क्योंकि वो यही डिजर्व करते हैं, बचपन में वो शराब पीकर नाड़ा को खूब पीटते थे। फिर वो जाने लगती है। पीछे से तायोंग उसको नाड़ा कहकर बुलाता है, जो सुनकर वो रुक जाती है। तायोंग कहता है कि तुम नाड़ा ही हो ना। थोड़ी देर तो यूजिन चुपचाप खड़ी रहती है। फिर वो अपना फोन दिखाकर कहती है कि अच्छा तुम ही मुझे ये मैसेज कर रहे हो, जिसमें होता है कि तुम यूजिन नहीं हो। जो देखकर तायोंग का यूजिन से शक दूर हो जाता है। दूसरी तरफ जूही को भी यही मैसेज आता है कि तुम जूही नहीं हो। अगले दिन क्लास में पार्क सबको बताता है कि वो मैसेज मैंने ही अपनी मॉम के फोन से किए थे, क्योंकि तुम सब पढ़ाई में लगे हुए थे और मैं तुमको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था। लीसेंग कहता है कि अब चुप रहो, मैं शोर से इरिटेट हो रहा हूँ। जब पार्क ये सुनता है तो उठकर गुस्सा करने लगता है, लेकिन उसका दोस्त उसे वापस बैठा देता है। फिर पार्क कहता है कि आज तुम इस स्पून से कैसे खा रहे हो, तुम्हारे पास तो एक गोल्डन स्पून था ना, जो कि तुम हमेशा अपने साथ लेकर घूमते थे। यह सुनकर लीसेंग को भी गोल्डन स्पून की कुछ यादें आने लगती है। पीछे तायोंग इस बात से घबराने लगता है कि कहीं इसको सब कुछ याद ना आ जाए। घर जाने के बाद भी लीसेंग गोल्डन स्पून के बारे में सोच रहा होता है और वो अपनी मॉम से पूछता है कि क्या मेरे पास एक गोल्डन स्पून था। जिस पर उसकी बहन कहती है कि हमारे पूरे घर में एक भी गोल्ड की चीज़ नहीं है। पहले मॉम के पास एक गोल्डन रिंग थी, लेकिन वो भी बेच दी।
जो सुनकर लीसंग को अपनी मॉम के लिए बुरा लगता है और सोचता है कि मैं उस चम्मच को ढूंढूंगा और मॉम के लिए एक गोल्डन रिंग बनवा दूंगा। लीसंग अपने रूम में जाता है और सभी जगह गोल्डन स्पून को सर्च करने लगता है, लेकिन उसको गोल्डन स्पून नहीं मिलता। दूसरी तरफ तायोंग उसी गोल्डन स्पून को देख रहा होता है जिसमें अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं, जो देखकर तायोंग सोचता है कि 7 दिन बाद मैं क्या करूंगा। अगले दिन तायोंग एक अपार्टमेंट देखने के लिए जाता है जिसमें वो अपनी पूरी फैमिली को इमेजिन करता है, जो कि इस अपार्टमेंट में आकर बहुत खुश है, जिनको इतना खुश देखकर तायोंग भी खुश होता है। फिर ये इमेजिन वाली फैमिली उससे कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम वापस आ जाओ, जो सुनकर तायोंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो चुपके से इनकी फोटोज क्लिक कर रहा है। दूसरी तरफ कोई स्टेप मॉम के फोन पर यही फोटोज को सेंड करता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि स्टेप मॉम तायोंग पर नजर रखवा रही है। अगले सीन में तायोंग घर जा रहा होता है। रास्ते में वो देखता है कि कॉन्ट्रैक्टर उसके डैड को बुरी तरह से पीट रहा है, क्योंकि उसके डैड यहाँ के लोगों को घर से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तायोंग डैड के पास जाकर कहता है कि आप ये सब क्या कर रहे हो, आप तो एक कॉमिक राइटर हो ना। डैड कहते हैं अब मैं अपने बेटे के लिए बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूँ। जिस पर तायोंग कहता है कि अब आपको पैसे की चिंता कैसे होने लगी, ये आपको पहले सोचना चाहिए था। जो सुनकर डैड कहते हैं कि लगता है तुम लीसंग के बहुत ज्यादा क्लोज हो, इसलिए वो तुम्हें ये बातें बताता है। तायोंग इमोशनल होकर कहता है कि अब आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिस पर डैड कहते हैं कि तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो। फिर तायोंग जाने लगता है। पीछे से डैड कहते हैं कि ये सब बातें लीसंग को मत बताना, उसको बुरा लगेगा। तायोंग कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तभी उसको जूही की कॉल आती है। दूसरी तरफ लीसंग अपना गोल्डन स्पून ढूंढने के लिए तायोंग के घर पर आ जाता है। उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तायोंग अभी घर पर नहीं है। लीसंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसका वेट कर लूंगा, और घर के अंदर जाने लगता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं जूही को आज अपनी पहली सैलरी मिली है, इसलिए उसने तायोंग को ट्रीट देने के लिए बुलाया है। जूही तायोंग को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है कि अब तुम काफी समझदार हो गए हो, पहले तो तुम छोटी छोटी बात पर मेरी हेल्प लेते थे, क्या तुम अभी भी फोबिया मेडिसिन लेते हो, क्योंकि जब तुम स्टेट में थे तो तुम्हें वहां पर काफी पैनिक अटैक आते थे। जो सुनकर तायोंग समझ जाता है कि वो किस चीज की मेडिसिन थी। फिर वो जूही से कहता है कि चलो कॉफी पिलाओ। जूही हैरान हो जाती है और कहती है कि पहले तो तुम कभी कॉफी पीते ही नहीं थे। दूसरी तरफ स्टेप मॉम लीसंग को कॉफी ऑफर करती है, लेकिन वो कॉफी के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं रात में कभी भी कॉफी नहीं पीता हूँ। यह सुनकर स्टेप मॉम हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा और तायोंग का टेस्ट काफी मिलता जुलता है, जिस पर वो कहता है कि प्लीज आप मुझे उससे कंपेयर मत करो। इसके बाद स्टेप मॉम कहती है कि उस दिन तुमने पियानो बहुत अच्छा बजाया था, क्या तुम फिर से बजा के दिखा सकते हो। जब लीसंग पियानो बजाता है तो तायोंग की तरह बजाता है और सेम वही मिस्टेक करता है जो तायोंग करता है। ये देखकर स्टेप मॉम और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर स्टेप मॉम उसको डिनर के लिए पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है, जिस पर वो कहती है कि तुम शर्मा क्यों रहे हो, तुमने पहले भी हमारे घर में खाना खाया है और तुम हमेशा अपने साथ एक गोल्डन स्पून को रखते थे। जो सुनकर लीसंग सोचता है कि मैं यहाँ पर गोल्डन स्पून को ही तो ढूंढने आया था, मुझे उसको ढूंढना चाहिए। इसके बाद सर्वेंट उसको गेस्ट रूम में तायोंग का वेट करने के लिए बोलती है, लेकिन वो तायोंग के रूम में चला जाता है। जो देखकर सर्वेंट सोचती है कि ये तो कभी यहाँ पर आया ही नहीं है, फिर इसको तायोंग का रूम कैसे पता है। दूसरी तरफ जूही तायोंग से कहती है कि अब हमें अपनी एंगेजमेंट को तोड़ देना चाहिए, लेकिन तायोंग इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भी मुझे एक दिन पसंद करोगी। अगले सीन में लीसंग तायोंग के रूम में आ जाता है और गोल्डन स्पून को ढूंढने लगता है। यहाँ पर उसे जूही का स्केच मिलता है, जो देखकर वो सोचता है कि तायोंग ने जूही का स्केच क्यों बनाया। साथ ही वो यहाँ पर अपनी रियल मॉम की फोटो भी देखता है। फिर उसकी नजर गोल्डन स्पून पर पड़ती है और उसको देखकर वो सोचता है कि यही मेरा स्पून होगा। दूसरी तरफ तायोंग घर पर आ जाता है। जब उसको पता चलता है कि लीसंग उसके कमरे में है तो वो कमरे की तरफ भागने लगता है और लीसंग के पास जाकर अपना स्पून छीन लेता है और कहता है कि ये मेरा स्पून है और तुम्हें मेरी परमिशन के बिना मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। लीसंग उसे सॉरी कहता है और जाने लगता है। तायोंग की नजर फोबिया मेडिसिन पर पड़ती है, जिसको लेकर वो लीसंग की तरफ भागता है और उसको कहता है कि ये विटामिन की गोलियां है, तुम इनको ले लिया करो। जब लीसंग घर से बाहर निकलता है तो पीछे से हवांग उसको आवाज देता है और कहता है कि तुम तायोंग के दोस्त हो ना, चलो अंदर चल के खाना खाते हैं। लेकिन तायोंग उनको देखकर घबरा जाता है और घबराते हुए वहां से चला जाता है। जो देखकर हवांग कहता है कि अब इसको क्या हो गया। घर से थोड़ा दूर जाने पर लीसंग की हालत खराब होने लगती है, इसलिए वो अपने डैड को कॉल करके बुलाता है। जब डैड अपने बेटे की इतनी बुरी हालत देखते हैं तो उनको भी चिंता होने लगती है। वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम बस गहरी सांसें लो। थोड़ी देर बाद लीसंग नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ स्टेप मॉम हवांग को बता देती है कि तुम्हारा बेटा एक नया अपार्टमेंट खरीद रहा है और अपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट भी दिखाती है। हवांग बॉडीगार्ड को बुलाकर पूछता है कि क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, लेकिन बॉडीगार्ड कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगले सीन में हम पार्क और यूजिन को देखते हैं, जिनकी बातें सुनकर हमें पता चलता है कि वो सारे मैसेज पार्क ने यूजिन के कहने पर ही किए थे, क्योंकि पार्क यूजिन को पसंद करता है, इसलिए उसने यूजिन से कुछ भी नहीं पूछा। और फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उस दिन तायोंग और लीसंग की वीडियो यूजिन ने ही बनाई थी और जब तायोंग ने लीसंग के फोन पर कॉल किया था तो यूजिन ने ही वो कॉल पिक किया था। रास्ते में वो उसी आदमी को जेल ले जाते हुए देखती है और कहती है कि डैड, काश आप मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते और आप यही डिजर्व करते हो। इसका मतलब यूजिन ही नाड़ा है और उसने गोल्डन स्पून के थ्रू ही अपनी लाइफ को यूजिन की लाइफ से एक्सचेंज किया होगा।
अगले दिन लिसन की बहन सलून में काम कर रही होती है। आगे हम लिसन की बहन को सुंग बोलेंगे। तभी बॉडीगार्ड अपना हेयर कट करवाने के लिए यहाँ पर आता है और बातों ही बातों में बताता है कि एक बहुत अच्छा अपार्टमेंट काफी कम कीमत में मिल रहा है, तुम्हें अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। सैलून के बाहर आने के बाद बॉडीगार्ड तायोंग को फोन करके कहता है कि हमारा काम हो गया। तभी घर में एक आदमी की एंट्री होती है जो कि तायोंग को देखकर कहता है कि कितना टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। तायोंग को पता नहीं होता है कि ये आदमी कौन है, इसलिए वो तुक्के में बोल देता है कि हाँ बहुत टाइम हो गया। वो आदमी कहता है कि तुम मुझसे इस तरह से कैसे बात कर सकते हो, क्या तुम भूल गए हो। तभी यहाँ पर तायोंग के मॉम डैड भी आ जाते हैं और इनकी बातों से पता चलता है कि ये स्टेप मॉम का भाई है जिसका नाम सियोजून है। हवांग सियोजून से कहता है कि तुम्हें यूएस चले जाना चाहिए था। स्टेप मॉम कहती है कि इतनी क्या जल्दी है, अभी तो ये आया है। फिर ये चारों साथ मिलकर डिनर करते हैं। डिनर होने के बाद जब मॉम डैड अपने रूम में चले जाते हैं तो सियोजून तायोंग का गला पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से बात कैसे कर सकते हो, क्या तुम भूल गए हो कि स्टेट में क्या हुआ था। और मैंने सुना है कि तुम आजकल अपनी बहुत मनमानी कर रहे हो, लेकिन अब से तुमको मेरे हिसाब से चलना होगा। फिर वो उसका गला छोड़ देता है और अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर तायोंग काफ़ी घबरा जाता है। वो सोचता है कि तायोंग की तो फूटी किस्मत है, घर में कोई भी बंदा तायोंग से प्यार नहीं करता है। दूसरी तरफ लिसन के डैड सभी के लिए फ्राइड चिकन लेके आते हैं और कहते हैं कि आज तुम सबके लिए अलग अलग बॉक्स है, और अंदर जाकर हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो काम करने की वजह से डैड के शरीर पर काफ़ी चोटें आई हुई है। जब मॉम अंदर आकर ये देखती है तो कहती है कि तुम्हें अपनी कॉमिक राइटिंग पर ध्यान देना चाहिए, जिस पर डैड कहते हैं कि अब मैं अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ और देखो तुम्हें भी तो चोट लगी है। इतने में सुंग गेट खोल देती है और अपने मॉम डैड को रोमांस करते हुए देखकर मुस्कुराने लगती है। वहीं तायोंग रोता हुआ अपने घर की तरफ भागकर आता है। इधर पूरी फैमिली फ्राइड चिकन को एंजॉय कर रही होती है। सुंग कहती है कि तायोंग का बॉडीगार्ड बता रहा था कि एक बहुत ही अच्छा अपार्टमेंट काफी कम कीमत में मिल रहा है, हमें उस अपार्टमेंट को एक बार देख लेना चाहिए। लेकिन लिसन को इस पे विश्वास नहीं होता है। वो कहता है कि इतने कम पैसे में इतना अच्छा अपार्टमेंट कैसे मिल सकता है, कहीं ये सब तायोंग ही तो नहीं करवा रहा है। लेकिन वो ये सब कुछ कर क्यों रहा है। सुंग कहती है कि कहीं तायोंग मुझको पसंद तो नहीं करने लगा है, जिस पर लिसन गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम उसके टाइप की नहीं हो। हमेशा उसके चारों तरफ काफी खूबसूरत लड़कियां मंडराती रहती है। जो सुनकर सुंग को गुस्सा आ जाता है। अपने बच्चों की यही नोकझोंक देखकर मॉम डैड हंस रहे होते हैं। बाहर से तायोंग भी ये सब कुछ देख रहा है और सोचता है कि ये तो मेरे बिना ही बहुत खुश है और इनको अब मेरी ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब मैं तायोंग बनकर ही रहूँगा। अगले दिन हम रीडेवलपमेंट साइट को देखते हैं जहाँ पर दंगे फसाद हो रहे हैं, जिनको देखकर डैड काफ़ी घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ तायोंग गोल्डन स्पून देख रहा होता है जिसमें अब सिर्फ आखिरी दिन बचा है। तायोंग कहता है कि अब से मैं यही जिंदगी जीऊँगा। तभी उसको लिसन का कॉल आता है जो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगले दिन में हम लिसन को तायोंग को एक साथ देखते हैं जहाँ पर लिसन कहता है कि तुम हमारी फैमिली के मैटर में क्यों पढ़ रहे हो, क्या तुम ये जूही की वजह से कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के बदले जूही को छोड़ दूंगा। तायोंग उसको समझाता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लिसन नहीं मानता है। इसलिए वो कहता है कि हाँ जो तुम सोच रहे हो वो सही है, पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। अगर तुम्हें ऑफर मिले कि तुम्हें अपनी फैमिली को छोड़ने के बदले काफी सारे पैसे मिले तो तुम क्या इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे। जिस पर लिसन कहता है कि नहीं, मैं कभी भी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पैसों से ज्यादा एक हैप्पी फैमिली चाहिए। तभी वहाँ पर जूही आती है और लिसन को कहती है कि तुम्हारे डैड का फोन है। फोन पर बात करने के बाद लिसन घबरा जाता है और भागने लगता है। जूही तायोंग को बताती है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया है, जो सुनकर तायोंग भागने लगता है और भागते भागते उसको अपने डैड की ही सारी मेमोरीज याद आने लगती है, जो याद करके वो रोने लगता है। जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है तो वहाँ पर बॉडीगार्ड नहीं होता है। वहीं जूही और लिसन एक टैक्सी में बैठकर निकल गए होते हैं। वो भी एक टैक्सी में बैठकर फटाफट हॉस्पिटल पहुंचता है और हम देखते हैं कि वो लिसन और जूही से पहले ही पहुंच गया है। वो हॉस्पिटल में जाकर अपने डैड को ढूंढता है और उनको डैड डैड बोलने लगता है। तभी कोई आदमी पर्दा हटाता है। ये और कोई नहीं हवांग ही होता है, जो अपने बेटे के किसी और के डैड बोलने पर हैरान होता है। तायोंग भी उनको देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है कि उस बूढ़ी औरत के लेटर में लिखा था कि गोल्डन स्पून के अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। दूसरी तरफ हम यूजिन को देखते हैं जिसके पास वही बूढ़ी औरत का लेटर होता है जिसको वो अपने लॉकर में रखती है और वहां से एक गोल्डन स्पून निकालती है। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि बचपन में उसके डैड उसको शराब पीकर काफी ज्यादा मारते थे। एक दिन वो इन सबसे तंग आकर घर से भाग जाती है और रास्ते में उसे वही बूढ़ी औरत मिलती है जो कहती है कि क्या तुम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती हो। इसके बाद हम उसको यूजिन के घर पर देखते हैं जहाँ वो खाना खाकर अपनी लाइफ को यूजिन की लाइफ से चेंज कर लेती है। प्रेजेंट में यूजिन रियल वाली यूजिन की फोटो को देखकर मुस्कुराती है। आगे ये ड्रामा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके आगे के एपिसोड संडे एंड सैटरडे को रिलीज होंगे। उनके रिलीज होते ही उनके एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।